स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि जब सिस्टम में सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है ना, तो अंधेरे कोनों से कोई मसीहा नहीं बल्कि एक कॉकरोच बाहर निकलता है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम एक बेहद अनोखे और सच कहूं तो काफी व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन की परतें खोलने वाले हैं। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉलेज जाने वाले युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच ये नाम आग की तरफ फैल रहा है। और इसका कारण ये है कि ये आंदोलन उस राजनीति पर सीधे सवाल उठा रहा है जिसे हमने एकदम नॉर्मल मान लिया है। अब इस पूरे आंदोलन की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनका ये नारा, हमें कॉकरोच होने पर गर्व है। मतलब सोचने वाली बात है ना कि आज के पढ़े लिखे युवा एक कीड़े की पहचान को इतनी शान से क्यों अपना रहे हैं। दरअसल एक अपमान को अपना बैज ऑफ ऑनर बना लेना सिस्टम के प्रति एक बहुत गहरी हताशा को दिखाता है। जब युवाओं को लगने लगता है कि भाई हमारी डिग्रियों और हमारी दिन रात की मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं बची है, तो वो एक ऐसी पहचान ओढ़ लेते हैं जो सीधे सिस्टम को ही आईना दिखा दे। और यही मनोविज्ञान इस पूरे आंदोलन की असली नींव है। तो चलिए जरा इस पार्टी में शामिल होने की योग्यताएं देखते हैं। आमतौर पर राजनीति में आने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, बाहुबल या फिर कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राइट? लेकिन यहाँ कोई बड़ी डिग्री या अनुभव नहीं चाहिए। इनकी शर्तें सुनिए। आपको बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, इंटरनेट की भयंकर लत होनी चाहिए और हाँ, पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की कला आनी चाहिए। ये शर्तें ही खुद चीख कर बता रही हैं कि भाई ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है, ये करारा व्यंग्य है जो हमारे राजनीतिक ढांचे के खोखलेपन पर सीधा और सटीक प्रहार कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भड़ास की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? तो इसके पीछे एक कैटलिस्ट है। 16 मई की तारीख और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी। हुआ कुछ यूं कि अदालत की कार्यवाही के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ और बस इस एक टिप्पणी ने ऑनलाइन दुनिया में रातों रात एक भयंकर बवाल खड़ा कर दिया। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में किसी चिंगारी को आग बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, और ये टिप्पणी तो उस युवा आक्रोश के लिए एक परफेक्ट ट्रिगर बन गई जो पहले से ही अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर परेशान था। खैर, बाद में एक स्पष्टीकरण भी आया। बताया गया कि अदालत की वो टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो तो उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों के सहारे सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, खासकर कानून और मीडिया जैसे पेशों में। लेकिन सच कहें तो इंटरनेट की दुनिया में सच से कहीं ज्यादा तेजी से आक्रोश फैलता है। जब तक ये स्पष्टीकरण सामने आया तब तक युवाओं का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। उन्हें लगा जैसे ये उस पूरे वर्ग का अपमान है जो रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। तो कुल मिलाकर इस मिसकम्युनिकेशन ने पूरे अभियान की आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तथाकथित आलसी आंदोलन के पीछे का दिमाग बिल्कुल भी आलसी नहीं है। आइए मिलते हैं इसके संस्थापक अभिजीत टिपके से। ये अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इनका ये बैकग्राउंड साफ बताता है कि ये कोई रैंडम अचानक फूटा हुआ गुस्सा नहीं है। ये एक बेहद सोची समझी पीआर रणनीति है। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने बहुत ही चालाकी से युवाओं की हताशा को एक व्यंग्यात्मक टूल में बदल दिया है जो सीधा सिस्टम के दिल पर वार कर रहा है। अब जरा इस कॉकरोच शब्द के पीछे की थ्योरी को समझते हैं। दरअसल यहाँ इसका इस्तेमाल एक बहुत ही गहरे रूपक यानी मेटाफर की तरह किया गया है। विज्ञान हमें बताता है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो न्यूक्लियर हमले जैसी खतरनाक परिस्थिति में भी खुद को ढालकर जिंदा रह सकता है। तो इस व्यंग्य के जरिए युवाओं ने एक बड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विफलता, बेरोजगारी और इतने भ्रष्टाचार के बीच उन्होंने भी हर मुश्किल हालात में सर्वाइव करना सीख लिया है। उन्होंने गाली को उठाया और उसे अपनी एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अगर हम पारंपरिक राजनीति और इस नई पार्टी की तुलना करें तो अंतर एकदम साफ है। आज की राजनीति क्या है? बड़े बड़े वादे, नए नए फंड्स बनाना और टैक्स पेयर्स के पैसों पर दावोस जैसी जगहों पर छुट्टियां मनाना, है ना? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। इसके बजाय उनका बस एक सीधा सा लक्ष्य है। वो बस एक सवाल पूछना चाहते हैं, जोर से, बार बार और लिखित रूप में, कि आखिर जनता का पैसा गया तो गया कहाँ? ये सीधे तौर पर उस बेसिक अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की मांग है जिसे आज की राजनीति लगभग भूल ही चुकी है। भड़ास और मीम्स के इस पूरे शोर शराबे के बीच जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस पार्टी का वैचारिक आधार।
खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताने वाली ये पार्टी अपनी विचारधारा को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी बताती है। और तो और ये सीधे तौर पर गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित है। मतलब व्यंग्य और गंभीरता का ये जो तालमेल है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये साफ दिखाता है कि मीम्स शेयर करने वाली ये जनरेशन अपने संवैधानिक अधिकारों और देश के बुनियादी मूल्यों को लेकर कितनी जागरूक और सीरियस है। इन्हीं मजबूत विचारों को समेटकर तैयार होता है इस पार्टी का घोषणा पत्र, जो महज 5 बिंदुओं पर टिका है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 5 वादे सिर्फ कोई इंटरनेट जोक नहीं है, बल्कि मौजूदा सिस्टम और उसकी कमियों पर किया गया सबसे तीखा प्रहार है। ये 5 बिंदु उन कोर मुद्दों को छूते हैं जो हर युवा वोटर के दिमाग में चलते तो हैं, लेकिन मुख्यधारा की राजनीति उन पर बात करने से कतराती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन मांगों के पीछे का असली खेल आखिर है क्या। इनका पहला ही वादा सीधे न्यायपालिका की जवाबदेही पर चोट करता है। इनकी साफ मांग है कि रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा भेजने जैसा कोई इनाम या पोस्ट रिटायरमेंट जॉब बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब ये मांग उन युवाओं की चिंता को दिखाती है जो मानते हैं कि न्यायपालिका को राजनीति के प्रभाव से 100% मुक्त होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब किसी जज को रिटायर होने के तुरंत बाद कोई राजनीतिक पद मिलता है तो उनके पुराने फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठना तो लाजमी है ना। और यही वो बड़ा मुद्दा है जिसे ये आंदोलन उठा रहा है। दूसरा वादा जुड़ा है चुनाव प्रणाली और वोटिंग अधिकारों की पवित्रता से। इन युवाओं का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में अगर किसी नागरिक का वोटिंग अधिकार छीना जाता है या वोटर लिस्ट में कोई भी हेरफेर होती है तो ये किसी भी तरह से आतंकवाद से कम नहीं है। एक युवा के लिए सोचिए, उसका वोट ही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर सिस्टम उस ताकत को ही छीन ले तो फिर लोकतंत्र का क्या ही मतलब रह जाता है। तो बेसिकली ये मांग चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की वकालत कर रही है। और यहीं पर इस पार्टी का व्यंग्य अपने एकदम चरम पर पहुंच जाता है। इनकी शर्त सुनिए, अगर कोई भी वैध वोट डिलीट किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे यूपीए यानी आतंकवादी निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चुनावी जवाबदेही मांगने का इससे ज्यादा आक्रामक और व्यंग्यात्मक तरीका शायद ही कोई हो। जाहिर सी बात है, ये कोई प्रैक्टिकल मांग नहीं है, लेकिन ये एक शॉक वैल्यू का काम जरूर करती है। ये सोए हुए सिस्टम को झकझोरने और ये बताने के लिए काफी है कि भाई, वोटिंग के साथ कोई मजाक अब बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरा वादा महिला आरक्षण की बहस को एक बिल्कुल नया ही रूप दे देता है। जहां हमारा सिस्टम 33% आरक्षण को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है, वहीं ये पार्टी संसद और कैबिनेट में सीधे 50% हिस्सेदारी की मांग कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये चाहते हैं कि सांसदों की कुल संख्या बढ़ाए बिना ऐसा किया जाए। इसका सीधा सा गणित ये है कि सत्ता पर काबिज पुरुष नेताओं को अपनी कुर्सियां महिलाओं के लिए खाली करनी पड़ेंगी। ये सच में एक ऐसा विचार है जो पितृसत्तात्मक राजनीतिक ढांचे की जड़ें हिलाने का पूरा मादा रखता है। चौथा निशाना साधा गया है मीडिया की कार्यप्रणाली पर। इनकी मांग है कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द हों और जो शोर मचाने वाले न्यूज़ एंकर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की जांच हो। ये आज की पीढ़ी के उस गहरे असंतोष को दिखाता है जो मानती है कि मॉडर्न जर्नलिज्म अब जनता की आवाज न रहकर कॉरपोरेट घरानों और राजनीतिक दलों का पीआर बनकर रह गया है। जब कॉलेज के युवा न्यूज़ देखते हैं तो उन्हें खबरें नहीं बल्कि एजेंडा दिखता है, और ये मांग उसी एजेंडे के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। घोषणा पत्र का अंतिम वादा राजनीति की सबसे पुरानी बीमारी यानी दल बदल या विधायकों की खरीद फरोख्त का एक अचूक इलाज सुझाता है। इसके मुताबिक अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि रातों रात अपनी पार्टी बदलता है, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर अगले 20 सालों के लिए किसी भी सार्वजनिक पद से बैन कर देना चाहिए। ये सीधे तौर पर उस युवा वोटर का गुस्सा है जिसे लगता है कि उसने जिस विचारधारा को वोट दिया था उसे बाजार में चंद रुपयों के लिए बेच दिया गया। ये लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी बातें सिर्फ कागजों या ख्यालों तक सीमित नहीं रहीं। जब ये व्यंग्यात्मक आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉन्च हुआ तो महज 2 दिनों के भीतर ही 500 से ज्यादा लोगों ने इसमें खुद को रजिस्टर कर लिया। ये तेजी से बढ़ता आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि ये व्यंग्य युवाओं की नब्ज पकड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। सोचिए, बिना किसी बजट, बिना किसी रैली और बिना किसी आईटी सेल के सिर्फ एक मजबूत विचार के दम पर इतनी जल्दी लोगों का जुड़ना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर हम इन सभी बातों को एक धागे में पिरोएं तो एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी उभरकर सामने आती है।
आज का पढ़ा लिखा युवा एक ऐसे सिस्टम से अपना भरोसा पूरी तरह खोता जा रहा है जो ना तो उनकी आवाज सुनता है, ना उनकी परेशानियां देखता है और ना ही उनके लिए कोई काम करता है। ये आंदोलन भले ही एक व्यंग हो, एक सटायर हो, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो 100% असली है। सत्ता के गलियारों को इस बढ़ती निराशा और युवाओं के इस अलगाव को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। और यही हताशा हमें आज के सबसे गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी पारंपरिक लोकतांत्रिक संस्थाएं कभी उस पीढ़ी का भरोसा वापस जीत पाएंगी जो सिस्टम से इतनी टूट चुकी है कि वो खुद को इंसान के बजाय कॉकरोच कहलाने में ज्यादा गर्व महसूस करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा, क्योंकि जब तक संस्थाएं पारदर्शी और जवाबदेह नहीं होंगी तब तक ऐसे व्यंग्यात्मक विद्रोह उठते ही रहेंगे। इस बारे में जरूर सोचिएगा।